आ गया, पूरा स्क्रीन दिख रहा है। जी। ओके। तो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इंडेक्स, तो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इंडेक्स की जब वो बात करते हैं तो मेरा प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। इंट्रोडक्शन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, एंड ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर्स है, और उसके रिपोर्ट्स। तो जब हम पेयजल की बात करते हैं, क्योंकि जैसे सजीना का प्रेजेंटेशन में आपने एक चीज देखा होगा, इसने जिसमें उसने एक ह्यूमन बॉडी दिखाया था, और ह्यूमन बॉडी के वेरियस पार्ट्स में उसने बहुत जगह पे पानी का मात्रा दिखाई थी। तो डायरेक्टली जो वाटर क्वालिटी है वो ह्यूमन को, मतलब बाकी बहुत सारे जीवों को भी इन्फ्लुएंस करता है, बट ह्यूमन को भी बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंस करता है। तो हर एक बॉडी के पार्ट को मेंटेन करने के लिए हमें एक क्वालिटी का पानी चाहिए। तो वो क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को कैसे हम देख सकते हैं, उसके बारे में कई बात की गई है। तो उसके इंडेक्स क्या है, तो अब हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्स किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में आज बात करूंगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज ए मीन्स बाय विच वाटर क्वालिटी डेटा is summarized for reporting to the public in a consistent manner. It is important because, हाँ, एक बात ये समझ ले हम कि अगर आज एक पानी हमारा ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के योग्य है, जरूरत नहीं है कि वो पानी कल हमारा कंसिस्टेंसी मेंटेन करे वही क्वालिटी का हो, क्योंकि वी नो वाटर इज ए डायनेमिक रिसोर्स। तो जब उसका डायनेमिक रिसोर्स, डायनेमिक नेचर है, तो उसकी क्वालिटी भी डायनेमिक पैरामीटर है, तो उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो फ्लक्चुएशन को रेगुलरली मॉनिटर करना है, उसको उसका एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस को हमें देखना है कि हमारे काम, हम जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए वो एनालिसिस का जो उसके वैल्यूज है वो फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो उसके लिए बनाया जाता है वाटर क्वालिटी इंडेक्स। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि पब्लिक हेल्थ इज एट ए रिस्क ड्यू टू केमिकल कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर। तो जैसे हमने बोला कि केमिकल कंटामिनेशन, पृथ्वी पे आने वाला बरसात का पानी कहीं पे भी गिरेगा उसके साथ केमिकल कंटामिनेशन होना है। अगर हवा में भी पोल्यूशन है तो हवा में भी उसका केमिकल कंटामिनेशन होता है। खास करके अगर आप झारखंड एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे कोल माइंस ज्यादा है, वहां पे आप देखेंगे तो हवा से ही उसका पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। तो पब्लिक हेल्थ इज अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर द वाटर क्वालिटी इंडेक्स। और उसी के लिए उसमें जो कंटामिनेशन जो होता है, केमिकल कंटामिनेशन, उसके लिए उसको मेजर करना, और क्योंकि वो रिस्क पैदा पैदा करता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो इसीलिए जरूरी है कि हमें वाटर क्वालिटी इंडेक्स बनाया जाए। दूसरा, उसका इमीडिएट हेल्थ का कॉन्सिक्वेंस है। अगर मान लीजिए आपने कोई कंटामिनेटेड पानी पी लिया, तो तुरंत आपको डायरिया हो सकता है, या उसकी एक इमीडिएट इफेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आज पानी पिया, हाँ, कुछ एलिमेंट ऐसे है कि जो आज आप कंज्यूम करेंगे तो एक लेवल के बाद उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और कुछ एलिमेंट ऐसे है कि जो आपको इमीडिएटली उसका इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे पानी में पॉइजन मिला दो तो आप मर सकते हो इमीडिएटली। तो उस तरीके का सीन रहता है। Drinking water sources are susceptible to pollutants depending on the geological condition and agriculture, industrial and other man-made activities. तो जियोलॉजिकल कंडीशन जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो यूनिवर्सली अलग जगह पे अलग अलग तरीके के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होने ही है। उसके अलावा ये जो तीन इंटरवेंशन दिखाया गया, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अदर मैन मेड एक्टिविटीज, ये तीनों जो प्रोसेसेस है, ये सारे प्रोसेसेस एंड द जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट सब मिला के ग्राउंड वाटर या ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है उसमें एक पॉल्यूटेंट्स डिलीवर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिलीवर एजेंट जो है वो जियोलॉजिकल कंडीशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस एंड मैन मेड एक्टिविटीज है। Therefore, the index is important for ensuring the safety of drinking water. And therefore, it's a growing problem also. जैसे इंडेक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर को हमें सेफ रखना है और सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड भी करना है। और जैसे हम देख रहे हैं कि आज के समय में ड्रिंकिंग वाटर इज ए ग्रोइंग प्रॉब्लम। हमने कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लिया हो, कितना भी सरफेस वाटर पे काम कर लिया हो, जितना भी वाटर सप्लाई पे काम कर लिया है, लेकिन आज भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत में हम कोई एक गांव में सफिशिएंट क्वांटिटी में
सिर्फ पेयजल की क्वालिटी का पानी हम सप्लाई कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हो रहा है कि बाकी सारा डेवलपमेंट में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वी आर थ्रेटनिंग अवर ड्रिंकिंग वाटर, जो कि सबसे ज्यादा वो लाइफ सपोर्टिंग वाटर है। जिसमें आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी के लिए आरओ वगैरह भी लगाए जाते हैं, बट वहां पे भी क्वेश्चन मार्क आता है, आर दे सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जैसे देखा जाए कि इंडेक्स इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स, जो कि पानी की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उस इंडेक्स में ऐसी लिमिट्स, ऐसे वैल्यूज दिखाए गए जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं। तो जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के लिए जो इंडेक्स बनाया है, उसके पहले बहुत सारे इंडेक्स है। जैसे एक इंडेक्स है जैसे द स्कैटर सोर्स इंडेक्स। तो जो अलग अलग जगह पे जो स्कैटर्ड वे में जो सोर्सेस है उसकी वाटर क्वालिटी के उसका वाटर क्वालिटी मेंशन करना, मेजर करना, वो उद्देश्य से एक इंडेक्स बनाया गया है, जो जिसको स्कैटर्ड सोर्स इंडेक्स बोलते हैं। दूसरा जो है द वेल बीइंग ऑफ नेशंस एनवायरमेंटल एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, नेशन का जो एनवायरमेंट है उसका परफॉर्मेंस सही ढंग से होता रहे, उसके लिए कुछ इंडेक्स बनाया है। और उस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन एंड इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम के बारे में जो ये सब जो उसका एक इंटीग्रेशन और उसका जो वाइटलिटी है, उस वाइटलिटी को हमें मेजर करना है। इसीलिए हमें ये नेशनल लेवल के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी देखना है। यहाँ पे जब मैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करता हूँ, तो उसमें एक इंडेक्स जैसे मान लो कि नेचुरल रे में बरसात होती है, तो उस बरसात से हमारा कितना पानी रिचार्ज होता है उसको देखना है। तो रिचार्ज होने के बाद क्वालिटी में क्या फर्क आता है वो देखना है, दैट्स कॉल्ड द। और जो बदलाव आता है उस बदलाव किस मात्रा में होना चाहिए, तो दैट उस तरीके का जब हम परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं उसके लिए जो बनाया है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर द नेशंस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है। जैसे सी वोटर इंट्रूजन को हमें मेजर करना है, तो उसका भी वो भी इंडेक्स है। मतलब वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ह्यूमन एंड इकोसिस्टम की जो एनवायरमेंटल हेल्थ है उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे उसके लिए भी इंडेक्स बनाए गए हैं। इंडेक्स ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी, क्योंकि रिवर वाटर इज ए फ्लोइंग वाटर, और उसमें हर बार इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, उसके आसपास बहुत सारा इंटरवेंशन चलते हैं, एक्टिविटीज चलती है। तो वो एक्टिविटी, क्योंकि नेचर का एक सिद्धांत है कि वो हायर ग्रेविटी से लोअर ग्रेविटी की ओर जाएगा, या हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की ओर जाएगा। तो एवरीथिंग विल मूव फ्रॉम द एज ए पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो रिवर भी उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके काम करती है। तो रिवर वाटर क्वालिटी जो है उसको रेगुलरली मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि कुछ इंटरवेंशन आप हम नहीं भी करते हैं रिवर में, लेकिन उसके कैचमेंट एरिया में कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है या एग्रीकल्चर डोमिनेंट हो रहा है, तो उन सबका कहीं ना कहीं बरसात आने के बाद वो जो पानी है वो उस जगह से होते हुए रिवर में जाएगा। तो रिवर में जब जाता है तो रिवर क्वालिटी को किस तरीके से वो डिटोरिएट करता है उसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाई इंडेक्स ऑफ रिवर वाटर क्वालिटी। देन ओवरऑल इंडेक्स ऑफ वाटर क्वालिटी जो भी है वो रिवर हेल्थ के लिए बनाया गया है, क्योंकि रिवर इज द ओनली डिस्चार्ज पॉइंट, जो सरफेस पे आने वाला पानी ज्यादातर कहीं ना कहीं मिलके रिवर इकोसिस्टम में जाके बेसिन में जाके वो समुद्र में जाता है। तो रिवर की हेल्थ का ओवरऑल इंडेक्स जो है पोल्यूशन इंडेक्स है, उसको भी उसके लिए भी एक इंडेक्स बनाया गया है। जो दूसरा इंडेक्स है वो केमिकल वाटर क्वालिटी इंडेक्स, जो लेक एंड बेसिन्स के लिए खास बनाया गया, क्योंकि लेक्स एंड बेसिन जो है वो सारा पानी को एक्यूमुलेट करता है। तो उस एक्यूमुलेशन के बाद उसमें केमिकल वाटर क्वालिटी कैसे चेंज हो रहा है, जो आपने शब्द सुना होगा सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो वो सारे जो इंडेक्स, जो सारे जो पैरामीटर है वो केमिकल वाटर क्वालिटी इंडेक्स में गिने जाते हैं। देन वाटर क्वालिटी इंडेक्स फॉर फ्रेश वाटर लाइफ। तो जैसे ह्यूमन लाइफ है ऐसे समुद्र में रहती है लाइफ, ऐसे ही फ्रेश वाटर, जैसे मान लो जमीन के ऊपर कोई वाटर बॉडी है, हमने तालाब बनाया, तो उस वाटर क्वालिटी का डैम बना दिया, तो वो फ्रेश वाटर जो उसमें हार्वेस्ट होता है, स्टोर होता है, तो उसमें भी बहुत सारे लाइफ रहते हैं। तो इनलैंड वाटर के लिए, इनलैंड वाटर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए वाटर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है। फ्रेश वाटर लाइफ को ध्यान में, तो फ्रेश वाटर में किस तरीके की लाइफ
प्रिवेल करती है, उसको किस तरीके का वाटर क्वालिटी चाहिए और वाटर क्वालिटी के साथ वाटर एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसके लिए एक इंडेक्स डेवलप किया गया है। दैट्स ऑल्सो इनलैंड वाटर के लिए वाटर क्वालिटी इंडेक्स है। तो इस तरीके के इंडेक्स डेवलप किए गए विथ अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। उसी को थोड़ा हम देखें तो हर एक जो इंडेक्स है, हाँ वो इंडेक्स जो है उसको कहीं ना कहीं वाटर बॉडी के साथ जुड़े हैं और उसका एप्लीकेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने वो एक समराइज टेबल दिया है जिसमें टाइप ऑफ वाटर बॉडी तो रिवर है, तो इसके प्राइमरी वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर आउटडोर बाथिंग के लिए दिया गया है और इसके नीचे एक लिंक दी गई है। तो हर एक जगह पे, तो मतलब जैसे ये रिवर वाटर है तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि उसको हम आउटडोर बाथिंग वगैरह करना है, तो उससे हम, क्योंकि नॉर्मली लोग नदी में जाके नहाते हैं, तो नदी में जाके हम नहा रहे हैं तो उस नदी का पानी मिनिमम वो होना चाहिए, घर पे ले आने के बाद और ट्रीटमेंट करके उसको हम साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे हम नदी में जाके नहा के। तो उसका बाथिंग, आउटडोर बाथिंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए क्या है क्वालिटी होना चाहिए, तो उसके सारे पैरामीटर्स इस लिंक में दिए गए हैं। सिमिलरली लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स, उसको डिजाइन किया गया है, डेजिग्नेटेड किया गया है कि बेस्ट यूज के लिए। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल दूं, अगर सरदार सरोवर डैम वो बनाया गया है, उसका बेस्ट यूज क्या है कि उसको एक जगह से पाइप में वो पानी डाल के ऐसी जगह पे आपको ले जाना है ताकि आप ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर कर सकते हो, एरिड या सेमी एरिड या तो स्केर्सिटी वाले वाटर स्केर्सिटी वाले एरिया के लिए। तो इस तरीके के जब हम स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उसका बेस्ट यूटिलाइज कैसे हो, जैसे इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इरिगेशन के लिए वाटर क्वालिटी क्या हो सकती है, तो जो बेस्ट यूज, जो यूज उसका बेस्ट यूज कैसे करना है, तो उस यूजेस के लिए भी पैरामीटर्स दिए गए हैं, क्राइटेरिया दिए गए हैं, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। देन मीडियम एंड माइनर रिवर्स, हाँ तो उसका ये है कि जो प्राइमरी वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर आउटडोर बैथिंग तो है, साथ साथ में हम लोकल वाटर जो है, लोकल रिवर है, उसका भी बेस्ट यूज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसका पानी को अगर हमने हार्वेस्ट किया या कई जगह पे डायरेक्ट रिवर से हम पानी उठा के लिफ्ट करके हम दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं टू सप्लाई एज ए डोमेस्टिक वाटर, और कभी कभी हम उसी पानी को हम डाइवर्ट करके दूसरे दूसरे बेसिन में ले जाके इरिगेशन के लिए हम सप्लाई करते हैं। तो ऑल्सो ये दो पर्पस के लिए रहते हैं। तो प्राइमरी वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर आउटडोर बाथिंग को ध्यान में रखते हुए है, एंड उसका बेस्ट यूज क्या करने वाले हैं उसके हिसाब से, तो उसकी भी यहाँ पे लिंक दे गई है। देन द ग्राउंड वाटर आता है, तो ग्राउंड वाटर के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन के लिए दिया गया है। ये क्यों ग्राउंड वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के लिए कंसिडर किया गया था, उसके पीछे एक वजह यह थी कि इट इज नॉर्मली फ्री फ्रॉम द अर्थ के ऊपर जो एनवायरनमेंट है और सरफेस के ऊपर जो प्रक्रिया चलती है उससे वो थोड़ा डिटेच होकर रहता है, जमीन के अंदर रहता है। लेकिन जमीन के अंदर ज्यादातर जियोजेनिक एनवायरनमेंट रहता है, तो उस एनवायरनमेंट इसके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और उस एनवायरनमेंट से जो केमिकल डाइल्यूट होकर पानी में जाता है वो हेल्थ के साथ, हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जब उस पानी को हम कंज्यूम करते हैं। तो नॉर्मल कंजप्शन हमारा क्या होता है कि इधर हम पानी को कंज्यूम करते हैं ड्रिंकिंग वाटर से या खाने में इस्तेमाल करने की बात करते हैं। तो जो पानी हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो उसके लिए बीआईएस में एक आईएस नंबर दिया गया 10,500, जो 2012 में एक स्टैंडर्ड दिया गया था। लेटर ऑन इस इंडेक्स को थोड़ा रिवाइज किया गया है 2015 में, और अभी मेरे ख्याल से 2020 में भी कुछ रिवीजन करने की बात चल रही थी, लेकिन वो रिवीजन डोमेन में आया है कि नहीं आया है, ये आप थोड़ा जो बीआईएस स्टैंडर्ड का एक डॉक्यूमेंट इसमें एक दिया गया है, उस डॉक्यूमेंट में सारी चीजों को बताया गया है, तो उसको आप एक्सेस करके देख सकते हैं। देन सी वाटर, मराइन वाटर, उसके लिए भी वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड दिया गया है जिसमें खास करके कोस्टल वाटर्स और मरीन आउटफॉल्स। हाँ तो कोस्टल वाटर्स के साथ जो कोस्टल एरिया में जो बदलाव आता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मान लो हमने बहुत सारे बांध या डैम बना दिए सरफेस के ऊपर, और उस पहले जो पानी, सरफेस का जो पानी है वो समुद्र में जाके कोस्ट में मिल जाता था,
और कोस्ट के आसपास के एरिया में वो वाटर क्वालिटी, जो समुद्र का पानी की क्वालिटी को डाइल्यूट करके रखता था, तो इट वाज हेल्पिंग प्राइमरी जो समुद्र का जो हेल्थ है, समुद्र में जो लाइफ है, उस लाइफ की हेल्थ को मेंटेन करने में उसके बहुत सारे तो लोकलाइज इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद करता था। साइमल्टेनियसली वो सी वाटर इंट्रूजन जैसी जो प्रक्रिया थी उसको भी रेगुलेट करता था। तो वो पानी कैसे होना चाहिए, समुद्र का कोस्टल एरिया में जो मरीन एरिया जो है हमारा, उसका पानी किस क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि हम इकोसिस्टम को सर्वाइव कर पाए, इकोसिस्टम के साथ साथ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम सर्वाइव कर पाए, ताकि वो इस पानी को हम इस्तेमाल करने के योग्य बना पाए। और ये सारे के सारे जो इंडेक्स जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने तो दिए हैं, लेकिन साथ साथ में ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसा जो गवर्नमेंट का एक बोर्ड है, जिसको पूरी जिस बोर्ड का महत्वपूर्ण कार्य ये है कि दे हैव टू मॉनिटर द पोल्यूशन, एंड पोल्यूशन के आधार पे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्थ को मॉनिटर करना है। एंड देयरफॉर दे हैव गिवन सर्टेन लिमिट्स। एक लिमिट है जिसको हम बोलते हैं कि परमिसिबल लिमिट, एक लिमिट है वो ऐसा है कि इसके बाद निगोशिएबल निगोशिएबल लिमिट्स रहते हैं कि यहाँ तक आप गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। कुछ चीजें होता है कंडीशनल लिमिट कि भाई आप ये कर रहे हो तो साथ में ये करेंगे तो इट विल बी मेंटेन। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि नेशनल लेवल पे काम करता है। वही इंस्टीट्यूशन का स्टेट लेवल पे अलग अलग यूनिट रहता है, वो इस चीजों को इम्प्लीमेंट करता है। तो जब भी कोई इंटरवेंशन या प्लानिंग होता है, तो प्लानिंग के साथ एक असेसमेंट होता है कि हमारा लैंड एंड वाटर क्वालिटी पे क्या प्रभाव होने वाला है और उस प्रभाव की मात्रा क्या होगी। तो उस मात्रा को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने पूरा इंडेक्स बनाया कि इस मात्रा से ज्यादा इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, इसमें प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक इंडेक्स निकाला, ये पीडीएफ है, वो पूरे सारे जमाने भर के इतने जितने भी वाटर क्वालिटी है, जितने भी सॉइल क्वालिटी है, पोल्यूशन के बारे में है। और ये एक पूरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक किताब बनाया है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अलग अलग यूज के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका यूज वाइज उसकी ऑप्टिमम बेस्ट क्वालिटी क्या हो सकती है, और उसमें किस तरीके से उसमें परमिसिबल लिमिट्स वगैरह सेट किया गया है। साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि आपको कोई पर्टिकुलर पैरामीटर है, उस पैरामीटर का एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस की मेथोडोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टंग टेस्ट करके बोल दिया ये पानी पीने योग्य है, तो टंग टेस्ट ऑल्सो टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी। हाँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर वाटर का जो सोर्स है, पोल्यूटेंट का सोर्स है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वेरी वेरी कस्टमाइज वे में हर एक पैरामीटर को कैसे किस पर्पस के लिए एनालिसिस करना है, उसके आधार पर उन्होंने डिटेल में मेथोडोलॉजी को डिस्क्राइब किया है और उसको एक कोडिंग दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब लोग एक बार ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो ये बुकलेट है, तो उस बुकलेट को आप एक बार देख लीजिए, काफी बड़ा है। आई थिंक 400-500 पेज का बुकलेट है। उसमें जब भी आप काम करो तो रेफरेंस के तौर पे आप इस्तेमाल करके आप ये देख सकते हो कि हमारा पानी की क्वालिटी हमें किस लेवल तक का रखना चाहिए। दैट बिकम अवर टारगेट और गोल टू मैनेज द ग्राउंड वाटर क्वालिटी, उसके हिसाब से हमें प्लानिंग भी करनी चाहिए। यस, तो अभी जैसे हम ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स है जिसको हमें देखना है, मेजर करना है, और उसकी मात्रा उस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में दी गई है। तो उसी का ही एक हिस्सा है जिसमें ऑर्गेनोलेप्टिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स की कहीं पे बात की गई है। तो जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक और फिजिकल पैरामीटर्स की यहाँ पे बात किया है, तो कौन से एलिमेंट्स पानी में है, कौन से पैरामीटर है, जैसे कलर जिसका नाम दिया है हेजन यूनिट, उसका मैक्सिमम 5 तक का लिमिट होना चाहिए और परमिसेबल लिमिट है वो 15। उससे आगे है तो मतलब आप बोल सकते हो कि पानी में टर्बिडिटी ज्यादा है या पानी में सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा है, उसके चलते हुए आप इसको
देख नहीं सकते हो। यहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक भी दिया गया है, तो मतलब कलर को इन्फ्लुएंस करने वाले पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं पानी में। एक तो आपका जो पानी के साथ जो मिट्टी वगैरह जो आती है फ्लोट करते हुए और पानी में दिखती है, तो पानी को पूरा टर्बुलेंट टर्बाइड बना देती है, जिसको आप देख नहीं सकते हो। दूसरा ये होता है ऑर्गेनोलेप्टिक, माने जैसे आल्गी वगैरह जमा हो गया तो पानी हरा हो जाता है, तो उस पानी का ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। और ये इसके साथ में आपको एक बात बताऊं कि जो ये हेजन लिमिट जो दिया है 5 का जो यूनिट दिया गया है, इसका मतलब ये कि अगर आप कोई भी ऐसा पानी है, पानी में आप आपका हाथ डालिए और आपका कोहनी तक का हाथ चला जाता है, आपकी उंगली दिखती है, इसका मतलब यह है कि वो जो पानी आपका जो है वो कलर का जो पानी है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है, वो आपका हाथ दिखेगा उसमें। जो अगर हाथ नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपका पानी में टर्बिडिटी ज्यादा है। तो टर्बिडिटी की वजह फिजिकल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी इसमें हो सकते हैं। तो ये सब जो है वो, ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो उसका इफेक्ट करते हैं। उसी तरीके से आता है पानी का ऑर्डर। ऑर्डर माने उसका होता है स्मेल। तो स्मेल तो एग्रीएबल ही होना चाहिए, कोई भी गंदे स्मेल वाला पानी आप पी नहीं सकते हो। उसी के साथ में इसका मेजर करने का उसका टेस्ट के लिए भी उन्होंने दिया है कि भाई जो आईएएस स्टैंडर्ड जो है 3025 में, इसका पार्ट 4 में उसको दिखाया कि ये मेथड से आपको एनालिसिस करना है, तब जाके आप उसको देख सकते हो, तब जाके आप उसको देखेंगे। इस मेथड से एनालिसिस किया, उसका रिजल्ट जो आया वो 5 है या 5 से 15 के बीच में है या एबो 15 है। तो जो लिमिट के बाहर आता है तो उसके लिए रिमार्क भी दिया गया है कि आपका ये जो पर्टिकुलर पानी है वो आपका काम में आएगा कि नहीं आएगा। और उसमें इफ टॉक्सिक, जैसे इसमें कलर्स में दिया है कि टॉक्सिक सब्सटेंस आर नॉट सस्पेक्ट इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स टू द टेस्ट कोल्ड एंड व्हेन हीटेड। तो उसको आपको गर्म में भी टेस्ट करना है, पानी को गर्म करके भी टेस्ट करना है, उसका ठंडा करके भी आपको टेस्ट करना है। तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसमें पूरी तरीके से इसको स्टैंडर्ड में दिया है, दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स बेसिकली। ये मेथड्स ऑफ एनालिसिस करके उसको जब पैरामीटर निकाल के आते हो, तो वो पैरामीटर आपको वाटर क्वालिटी के बारे में जानकारी देता है। सिमिलरली ऑर्डर्स के बारे में जैसे बात किया हमने, पीएच वैल्यू के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके, उसका एग्रीएबल लिमिट्स क्या है और नॉन रिलैक्सन, मतलब 6.5 से 8.5 जो है वो, उसमें कोई रिलैक्सेशन ही नहीं है, आपको इतना पानी चाहिए मतलब चाहिए। जैसे मैंने पहले सेशन में बात किया था कि क्या हम बरसात के पानी को सीधा पी सकते हैं, हावेवर इट्स एक्सलेंट वाटर क्वालिटी वाटर, बट पीएच के हिसाब से वो पानी पीने योग्य नहीं है। उसका पीएच 6.5 या 8.5 के बीच में होना चाहिए। इसीलिए जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टांका जब बनाते हैं तो वो नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं, ताकि जो बरसात का पानी उसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ रिएक्ट करके इस तरीके का पीएच वो अटेंड करे और वो पानी हम पीने के काम में लगाए। टेस्ट वाइज डेफिनेटली आप किस टेस्ट तक का पानी पी सकते हो उसका रहता है। कभी कभी टेस्टलेस पानी भी रहता है, टेस्टी पानी भी रहता है, तो आपको वो आपके जीवा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत गंदा टेस्ट वाला पानी हम डेफिनेटली नहीं पी सकते हैं। तो टेस्ट जो है वो म्यूचुअली एग्रीएबल पैरामीटर में आता है। टर्बिडिटी एनटीयू 1 से 5 होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं कलर और एजोल्यूट के साथ मिक्स हो, जितना टर्बाइड वाटर हो उतना पानी का कलर गाढ़ा होगा, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगा। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स की मात्रा यहाँ पे दी गई है, तो मतलब टोटल जो डिजोल्व सॉलिड्स है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से 2000 मिलीग्राम पर लीटर में होना चाहिए। और उसका भी मेथोडोलॉजी कहाँ पे दिया गया है वो यहाँ मेंशन किया गया है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स इस तरीके के पैरामीटर्स के ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और उस स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड की जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को कैसे करना है वो मेथोडोलॉजी में दिया गया है। और बाय एंड लार्ज क्या, ये पूरे कंट्री, हर कंट्री लेवल पे इस तरीके के स्टैंडर्ड्स का एक इंडेक्स बनता है। और वो इंडेक्स बन जाता है जिसके आधार पे हम अपने एरिया का वाटर क्वालिटी को एनालिसिस करके उसके साथ कंपेयर करते हैं कि किस कहीं तो कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। तो उस कंपैरिजन की मात्रा में आपको पता चलेगा कि वेदर योर वाटर इज गुड
मतलब एक्सेप्टेबल है, परमिसिबल है कि नॉट एक्सेप्टेबल है, नॉट एग्रीएबल है। देन अनदर सेट ऑफ पैरामीटर जो यहाँ पे दिखाया गया है वो है अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में है, जिसमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में किया दिया गया है कि एल्यूमिनियम, अमोनिया, एनायनिक डिटर्जेंट्स, बेरियम, जो हम रोज बरोज के काम में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, या जो हमारा डिटर्जेंट वगैरह है, जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो पानी के साथ घुल के कहीं ना कहीं वाटर एनवायरनमेंट में जाती है। तो हर एक पैरामीटर जो है वो पानी में जाता है, वो जाएगा, क्योंकि आप उसको रोक नहीं पाओगे। आप जब नहाने बैठे हो तो जो पानी सुएज में जाना है वो डिटर्जेंट और साबुन को घुला के ले ही जाने वाला है। तो जो सब्सटेंस जो है, जो हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सब्सटेंस जो इस्तेमाल के बाद कहीं ना कहीं पानी में जाता है, तो वो सब्सटेंस की मात्रा क्या होनी चाहिए हमारा इस्तेमाल के लिए और पानी में जाने के बाद, तो उतनी हद तक है। तो जैसे मान लो सुएज की बात करें तो सुएज में उतना क्वालिटी होना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो वो हानिकारक होता है हमारे लिए। तो जो अलग अलग सब्सटेंस के बारे में भी उसका एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट दिया गया है, और कुछ कुछ जगह पे उन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है कि उसका उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, जैसे एल्यूमिनियम में 0.03 से 0.2 तक का है, लेकिन एमोनिया जो है, एमोनिया में 0.5 है, उससे कोई रिलैक्सेशन आपके पास नहीं है। तो उसको एनालिसिस करने का, जो पानी का सैंपल है तो उसका एनालिसिस करने का तरीका भी यहाँ पे दिया गया है। आई विल नॉट गो वन बाय वन, आई जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द वाटर क्वालिटी इंडेक्स, और खास करके ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इंडेक्स। तो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी में ये पैरामीटर को ध्यान में रखा जाता है, और इस पैरामीटर की ये लिमिट्स जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड में दिया गया है। सिमिलरली जनरल पैरामीटर्स है जो कंसर्निंग सब्सटेंस होते हैं अनडिजायरेबल इन एक्सेसिव अमाउंट, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मिनरल ऑयल जो है, नाइट्रेट्स है, फिनोलिक कंपाउंड्स है, सेलेनियम है। तो अलग अलग तरीके के जो भी पैरामीटर, जनरल पैरामीटर आते हैं, जनरल पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर कंसिडर किए जाते हैं और उस सबकी एक्सेप्टेबल एंड परमिसेबल लिमिट्स क्या है, वो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। फिर दूसरा आता है, ये बहुत कॉमन है, मतलब अदर पैरामीटर में, जैसे बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर की बात की गई है। बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर में भी आप देखेंगे तो उसको भी कैटेगराइज किया गया है। ऑल वाटर इंटेंडेड फॉर ड्रिंकिंग, तो उसके लिए कि भाई ई कोली और सब कोई दूसरा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का नाम दिया है यहाँ पे, shall not be detectable in any 100 ml sample। मतलब इस तरीके का जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हम 100 ml का सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो उसका स्टैंडर्ड है, वो उसका इंडेक्स है। हाँ, फिर उसके बाद दिया गया है कि ट्रीटेड वाटर एंटरिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे मान लो कि पानी ट्रीट करके हम वाटर सप्लाई सिस्टम में डाल रहे हैं, तो उसमें भी दिया गया है ई कोली बैक्टीरिया है, टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो मतलब ये दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बैक्टीरिया और भी हो सकते हैं, ई कोली बैक्टीरिया पर्टिकुलरली जो फिकल से आता है ना, ह्यूमन एक्सट्रीक्टा से आता है, वो ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो हेल्थ बहुत ही रैपिडली करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद उसका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, तो काफी हेल्थ को कर रहा है, तो इसके तो जीरो बता दिया गया है। फिर उसके अलावा भी काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होती है। जैसे हम बटर मिल्क पीते हैं तो हम बैक्टीरिया को पीते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो डाइजेशन में मदद करता है हमारा। लेकिन हमारा ट्रीटेड वाटर जो भी है, वो ट्रीटेड वाटर में टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और ई कोली जैसे बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसकी बात यहाँ पे की गई है। और ट्रीटेड वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रीटेड वाटर एंटरिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जब हम सिस्टम में डाल रहे हैं, एंड ट्रीटेड वाटर इन द मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब बाहर निकल रहा है, तब भी हमें इसको देखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से साफ पानी दे दिया तो आप रिसीविंग एंड पे जो भी पानी आ रहा है हम उसको साफ मान के चलेंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारा लीकेज हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको एक क्रूड एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे गांव में एक बार मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वहां पे जो भरूच डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का,
वहां से जो ट्राइबल लोग जो यहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं, और उनको जब हम बताते हैं कि भाई अभी हमारे गांव में नर्मदा का पानी आना शुरू हो गया है, तो आप ये पानी पी लो, तो दे आर रिफ्यूजिंग टू ड्रिंकिंग द नर्मदा का वाटर। हमने उसको पूछा क्यों, तो उनको पता है, वो बोल रहे हैं कि हमें पता है कि इस पानी की जो कैनाल है, हो सकता है डैम में तो बहुत शुद्ध पानी है, लेकिन उस कैनाल में जाने के बाद बहुत सारे एनिमल मर जाते हैं, और वो इसी के साथ फ्लो करते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बॉडी भी इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, तो वो सब गंदगी जो है वो इस पानी में है। और ये पानी यहाँ तक आता है, क्योंकि आप लोगों ने कच्छ में ऐसा देखा नहीं है तो आपको पता नहीं है, बट हमने देखा है। तो वो जो मतलब जो जो आपने एंटर किया सिस्टम में, लेकिन रिसीविंग एंड पे जब सिस्टम से बाहर निकलता है तो भी उसमें कुछ चीजें भी रहती है, जैसे मैं पहले भी बोला कि भाई ड्रिंक वाटर क्वालिटी इज अगेन एन इनविजिबल एस्पेक्ट। जैसे ग्राउंड वाटर इनविजिबल है, ऐसे ही वाटर क्वालिटी भी इनविजिबल एस्पेक्ट है। तो हमें वो दिखता नहीं है, तो जब दिखता नहीं है तो हम उसको साफ मान के चलते हैं, लेकिन उसके सोर्स में जहाँ पे जिन लोगों ने देखा है, तो दे अंडरस्टूड कि भाई ये यहाँ पे आने के बाद भी ये खत्म नहीं होता है, लेकिन हमें देखा नहीं, इसलिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो सिस्टम में एंटर होने से पहले भी क्वालिटी में ये नहीं होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दोनों एंड के बीच में आपको वाटर क्वालिटी का सर्विलेंस बहुत स्ट्रिक्टली करते रहना है, क्योंकि यहाँ से तो बोल दिया कि भाई हमने तो साफ पानी दिया था, आपने गंदा कर दिया, बट वो गंदा होने की वजह और बीच में भी कहीं हो सकती है। अ, उसी तरीके से जो अदर पैरामीटर कैटेगरी में डाला गया है, जिसमें टॉक्सिक जो कि पॉइजनस है, उस पॉइजनस की आप देखेंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस लिमिट जो है वो तो 0.003 मिलीग्राम से भी कम होना चाहिए, और वो किसी में भी ज्यादातर कोई रिलैक्सेशन की कहीं पे बात नहीं की गई है, क्योंकि इसकी इतनी मात्रा भी जो पानी में, मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो 0.003 मिलीग्राम पर लीटर की बात कर रहे हैं, कि इतना भी पानी में अगर जाता है तो वो आपके लिए पॉइजनस इफेक्ट करता है। पॉइजन इफेक्ट हो सकता है कि आपको इमीडिएटली उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन इमीडिएट नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आपको उसका प्रभाव हो सकता है, आपकी डेथ भी इससे हो सकती है, या तो कैंसर जैसी बीमारी भी आप में आ सकती है। तो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड टॉक्सिक पॉइजनस एलिमेंट्स है, और उसको भी ड्रिंकिंग वाटर के उसमें माना गया, गिना गया है, और उसकी लिमिट्स यहाँ पे दी गई है। सुबह बात कर रहे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की बात कर रहे थे। जिसमें प्रसून ने बताया यूरेनियम वगैरह की भी बात हो रही है, तो उसका भी यहाँ पे कुछ पैरामीटर है। जैसे अल्फा एमिटर्स जो है, देन बीटा एमिटर्स जो है, उस तरीके के रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, उसकी मात्रा यहाँ पे दी गई है, बट उसमें रिलैक्सेशन का कहीं पे गुंजाइश नहीं दिया गया है। ये जो रिलैक्सेशन की जो सॉरी एक्सेप्टेबल लिमिट की जो बात की गई है, उसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी उसके साथ में एक रिएक्ट करके उसकी असर को, उसके इन्फ्लुएंस को वो निगलेक्ट कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो ह्यूमन बॉडी की ताकत नहीं है कि उसको बॉडी से बाहर निकाल पाए, या अपना मेटाबॉलिज्म में सिस्टम में लाके उसको अपने बॉडी को इन्फ्लुएंस नहीं होने दे, तो इसीलिए ये मात्रा को भी तय किया गया है। देन आता है पेस्टिसाइड्स। तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो है, क्योंकि पेस्टिसाइड इसलिए भी हमारे पानी में घुलते हैं, तो एग्रीकल्चर में तो डेफिनेटली बहुत सारा पेस्टिसाइड्स और केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बरसात के पानी के साथ घुल के हमारी वाटर सिस्टम में आते हैं। तो अलग अलग पेस्टिसाइड्स जो है उसको भी हमने यहाँ पे लिया गया है, उसके भी लिए भी लिमिट दी गई, लेकिन यहाँ पे इसमें लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, इस जो टेबल मैंने यहाँ पे आधा रखा है, बट इसमें भी इसका एनालिसिस करने के जो तरीके हैं उसके भी मेथोडोलॉजी वहाँ पे दी गई है। तो कौन से जो पेस्टिसाइड्स है जो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेही होता है, जरूरी नहीं है कि सारे पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हो। आजकल हमारे घर में भी फैशन आ गई है कि हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। हाँ, जब बरसात का मौसम आता है तो डीडीटी वगैरह भी हम पूरे गांव में उसका छिड़काव करते हैं, डीडीटी को स्प्रेड करते हैं, तो वो सब पेस्टिसाइड जो है कहीं ना कहीं मिलके पानी में एंटर होते हैं, या तो बरसात का पानी के साथ बह के वाटर बॉडी में नदी नाले में चले जाएंगे, वाटर बॉडी में चले जाएंगे, और वहां से धीरे धीरे होके परकोलेट होके ग्राउंड वाटर में भी जा सकते हैं।
तो पेस्टिसाइड के भी लिमिट्स यहाँ पे दी गई है। तो पेस्टिसाइड के भिन्न भिन्न पैरामीटर, तो हाई पेस्टिसाइड एरिया में जब हम काम करते हैं तो हमें पेस्टिसाइड के भी एनालिसिस करके देखना चाहिए कि हमारे ग्राउंड वाटर या हमारे वाटर में इसका कितना कंटामिनेशन है, उस कंटामिनेशन को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ये सब पैरामीटर जो है उसमें से काफी पैरामीटर ऐसे हैं कि बहुत ही जनरल पैरामीटर है, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड आपको हर जगह पे पैरामीटर मिलेंगे। और बाकी के पैरामीटर है वो पर्टिकुलरली एरिया में कस्टमाइज वे में और उसके एरिया स्पेसिफिक पैरामीटर्स मिलेंगे। तो इसीलिए क्या किया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए लगभग 13 जितने पैरामीटर को स्टैंडर्ड और जनरल पैरामीटर किया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लेके उस पैरामीटर को हम अलग अलग, जो दो लोगों ने इसके स्टैंडर्ड्स दिए हैं, इसके इंडेक्स दिए हैं, तो ये पैरामीटर इसे ड्रिंकिंग वाटर के जनरल पैरामीटर्स है। उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1993 में एक इंडेक्स दिया था, उसमें उसमें एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट्स उसमें दिया था। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो दिया है, इट डजंट मीन कि आप हर जगह पे इसको फॉलो करो। तो उसको चलते हुए क्या किया कि अलग अलग कंट्री ने अपने लोकल एनवायरनमेंट के मुताबिक उस पैरामीटर के लिए एक सिस्टम सेट किए, और वो सिस्टम सेट किया गया है। खास करके भारत में देखा जाए तो आईसीएमआर, मतलब आईसीएमआर का मतलब होता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत के पर्यावरण को, भारत की कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए वो स्टैंडर्ड सेट किए हैं। कहीं कहीं पे वो स्टैंडर्ड डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के साथ मैच होते हैं, कहीं कहीं पे वो स्टैंडर्ड डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं भी रखे गए हैं। और नहीं रखने की वजह इसमें एक ये भी है, क्योंकि कोई भी जो लाइफ है, कोई भी एनवायरनमेंट में जब रहती है तो उस एनवायरनमेंट के साथ उसका बॉडी का उसका बॉडी का उस एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम सेट होता है, एक एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है। तो वो उतनी चीजों को वो टॉलरेट कर सकता है। और दूसरा, एक तो टॉलरेट कर सकता है, और दूसरा उसमें ये होता है कि उसकी प्रैक्टिस इसमें वो बदलाव करता है। जैसे मान लो कि कोई जगह पे, जैसे अभी तो ये चेंज किया गया है, इसलिए यहाँ पे 1500 टोटल डिजोल्व सॉलिड की मात्रा 1500 मिलीग्राम पर लीटर दिया गया है। मुझे याद है जब मैं बाड़मेर गया था 1996-97 के आसपास कहीं गया था, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली जो जैसलमेर बाड़मेर जो पूरा ड्राउट रीजन जो है वहां पे, तो उन्होंने इस लिमिट को पर्टिकुलर समय के लिए उन्होंने 2500 मिलीग्राम पर लीटर तक का भी किया था, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं था। तो हमने पूछा कि भाई इतना खारा पानी आप पी लेते हो, तो आप कैसे बॉडी को मैनेज कर सकते हो। तो लोगों ने हमको ये बताया कि जब वो खारा पानी पीते हैं तो हम लोग खाने में नमक डालना होता है वो कम कर देते हैं। तो हमारा बॉडी में जो हमें सॉल्ट ज्यादा पानी से जा रहा है, कि जो कंज्यूम होने वाले आइटम है उसको हम कॉम्पनसेट कर लेते हैं, तब जाके हम दोनों को बैलेंस करते हैं। तो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट तो मेरे हिसाब से आई फाउंड उससे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल मैंने कहीं देखा नहीं है कि भाई कैसे एक इंसान अपनी लोकल लाइफस्टाइल जो है, लोकल लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए एक पैरामीटर अगर ज्यादा कंसंट्रेट है दूसरे में, क्योंकि दूसरा उसके हाथ में है, पहला वाला उसके हाथ में नहीं है, तो दूसरे के साथ वो उसको कॉम्पनसेट करके इस व्यवस्था को बनाए रखता है। तो जैसे नेशनल के लिए डब्ल्यूएचओ है, इंटरनेशनल के डब्ल्यूएचओ है, और कंट्री के लिए आईसीएमआर है। ऐसे स्टेट लेवल के बोर्ड भी काम करते हैं, और वो स्टेट लेवल का बोर्ड आईसीएमआर के साथ कोलाबोरेशन करते हुए उस तरीके के स्टैंडर्ड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि हम लोगों ने उस इकोसिस्टम में उस इकोसिस्टम के कुछ चीजों को हमने अडॉप्ट किया है, और अडोप्टेशन की वजह से हमारा बॉडी है उस इकोसिस्टम के साथ एक्लेमेटाइज हो चुका है। तो जैसे कंपैरिजन जो है वो जनरल पैरामीटर है। तो बाय एंड लार्ज हम प्रैक्टिस लेवल की जब बात करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस इसमें ड्रिंकिंग वाटर के ये पैरामीटर को हम एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पर प्लानिंग करते हैं। एनालिसिस के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज है, और लेबोरेटरी में कुछ लेबोरेटरीज है वो प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट स्टैंडर्ड की लेबोरेटरी है। लेकिन हर लेबोरेटरी को एक चीज जो फॉलो करना है, वो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का जो
उन्होंने जो एक इंडेक्स दिया है, जैसे आप देखेंगे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड का लेबोरेटरी का रिपोर्ट है। उसने भी इसमें मेंशन किया है कि परमिसिबल वैल्यू इज फॉर द IS 10,500 2020, उसके हिसाब से दिया है। राइट हैंड साइड का जो रिपोर्ट है वो भी एक प्राइवेट लेबोरेटरी से हमने करवाया है। उसमें भी आप देखेंगे तो ये जो IS डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन उसमें जो टेस्ट मेथड जो दी गई है वो सारे टेस्ट मेथड है वो IS जो गवर्नमेंट का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में जो सजेस्ट की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सारे एनालिसिस किए हैं। तो जब भी हम वाटर सैंपल कलेक्ट करते जब एनालिसिस देते हैं तो इस तरीके की रिपोर्ट हमारे सामने आती है। और आप इसमें देखेंगे तो कहीं इसका कमेंट, जैसे यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए हैं। एक पैरामीटर जनरल पैरामीटर है, बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर है, और उसमें एक जो है एनालिटिकल वैल्यूज है और इसमें एक्सेप्टेबल वैल्यूज है और साथ साथ में एग्रीएबल परमिसिबल लिमिट्स है। तो आप इसको देख के भी आपको पता चल सकता है कि आपके पानी के सैंपल में कौन सा पैरामीटर है वो जो पीने योग्य नहीं है, क्योंकि हम दोनों ड्रिंकिंग वाटर के दृष्टिकोण से करवाए थे। तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली हो सकता है कि आपके जो 13-14 जो भी पैरामीटर है वो सारे पैरामीटर्स आपके बराबर से सिर्फ दो ही पैरामीटर परमिसिबल लिमिट में नहीं है। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करना है। आप उसको ध्यान में रखते हुए ये बोल सकते हैं कि पानी पीने योग्य नहीं है, बट उसी पानी में आप ये दो चीजों का कोई ट्रीटमेंट करो, कुछ करके आप उसको पीने योग्य बना सकते हो। तो सिर्फ एनालिसिस करके रख नहीं देना है, लेकिन एनालिसिस करते हुए हमें उस पर मैनेजमेंट प्लानिंग भी करनी जरूरी है। तो जब भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्ट करके हम, और ये सारे जो भारत में जो भी लेबोरेटरीज है वो NB NABL का अप्रूव लेबोरेटरी रहता है। तो मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन ब्यूरो लिमिटेड करके भारत सरकार ने एक एकम एस्टेब्लिश किया है, और वो यूनिट के पास उसको लेबोरेटरी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। और NABL तभी वो एक्रेडिटेशन देता है जब उस लेबोरेटरी के कुछ स्टैंडर्ड्स वो लोग फॉलो करते हैं। तो दिस इज एनालिसिस रिपोर्ट रहता है, और उस मतलब ये आने के बाद जनरल, जैसे मान लो कि एक बार हमारे पास रिपोर्ट आ गई तो हम कैटेगराइजेशन ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरी को कैटेगराइज कैसे करेंगे क्वालिटी के आधार पे। जैसे वन एक्सलेंट कैटेगरी है जो वाटर क्वालिटी इज प्रोटेक्टेड विथ वर्चुअल एब्सेंस ऑफ इम्पेयरमेंट कंडीशंस एंड वेरी क्लोज प्रिस्टाइन लेवल्स, मतलब जो भी हमारा है वो एक ऐसा वाटर टाइट कंडीशन में हमारा पानी है जिसमें बाहर से कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, पॉल्यूट नहीं कर सकता है, और हमारे सारे स्टैंडर्ड को मैच करता है। उस पानी को हम बोलेंगे एक्सीलेंट क्वालिटी का पानी। दूसरा आता है वेरी गुड, मतलब वाटर क्वालिटी इज प्रोटेक्टेड विथ स्लाइट प्रेजेंस ऑफ इम्पेयरमेंट कंडीशंस एंड क्लोज टू प्रिस्टीन लेवल। मतलब हमारा, जैसे मान लो कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का सुबह हम बात कर रहे थे, घर आंगन में हमने बरसात का पानी का टांका बनाया, कुछ प्रिकॉशन हमने लेके रखा है, तो उसको उस वाला जो पानी को हम वेरी गुड क्वालिटी का बोलेंगे। एक्सलेंट क्वालिटी का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे अगर भारत में तो कहीं पे ऐसी जगह नहीं है, बट अगर आप गलती से कभी या बाय लक कहीं यूरोप वगैरह में आप चले गए हैं तो वहां पे आप जाएंगे तो वहां आपको पानी है वो बहुत महंगा खरीदना पड़ता है। बट अगर आप कोई रेस्टोरेंट में गए तो अगर उसको टैप वाटर बोलेंगे तो बाथरूम का भी पानी वो आपको पीने के लिए दे देंगे। तो दैट वाटर इज कॉल्ड द एक्सलेंट क्वालिटी वाटर। जब हम हमारे इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको पूछेगा आपको बॉटल वाटर चाहिए या नॉर्मल जग वाला RO वाला पानी चाहिए, तो उसमें लगा हुआ RO से हमको देता है, तो दैट आर द वेरी गुड वाटर क्वालिटी में वो जाएगा, एक्सेलेंट क्वालिटी में नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सेलेंट क्वालिटी इज बिन मेंटेन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी गाइडलाइन को करते हुए सप्लाई करने की बात की है। गुड क्वालिटी, गुड मतलब गुड क्वालिटी वाटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओनली फ्रॉम माइनर डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट। कंडीशंस रियली डिपार्ट फ्रॉम द डिजायरेबल लिमिट। जैसे मान लो कि हम 600-700 TDS का पानी हमारे पास में, तो हम बोलेंगे गुड क्वालिटी है। 500 तक का है तो उसको वेरी गुड बोलेंगे, 600-700 वाला है या 1500 तक का है तो उसको बोलेंगे गुड क्वालिटी वाटर है। फिर मतलब कभी कभी वो उनका वाटर क्वालिटी हायर जाता है, बाद में वो अपने अचीव कर लेता है। जैसे मान लो प्री मानसून टाइम में बहुत सारा पानी हमारा है 1600-1700 TDS तक का चला गया, अगर पोस्ट मानसून कंडीशन आने के बाद वो 1200-1300 या 500 नीचे चला गया, तो उस तरीके की जो क्वालिटी है
उसको हम फेयर क्वालिटी बोलेंगे। मार्जिनल तो मतलब एक एक्सट्रीम है, जैसे मान लो कि 3,000 से ज्यादा पानी है तो उसको हम सलाइन वाटर बोलेंगे। लेकिन कोई जो पानी है 2,500 से 3,000 के बीच में है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसे मार्जिनल है, क्योंकि 3,000 उसको हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब ये जो है वो डिजायरेबल लिमिट से तो बाहर है, लेकिन उसमें स्कोप है कि उसको हम कुछ इंटरवेंशन करेंगे तो डिजायरेबल लिमिट में ला सकते हैं। एंड पुअर क्वालिटी मतलब किसी भी तरीके से हमारे योग्य नहीं है। उसको करना है तो बहुत पेशेंस से काम करना पड़ेगा। जैसे CO इंट्रूजन से एक्सट्रीमली सलाइन वाटर हो जाता है, या कोई पॉल्यूटिंग सोर्स है, हाँ जैसे हमारा टॉयलेट का पानी निकल गया, ग्रे वाटर ब्लैक वाटर रहता है, तो उसको हम वेरी पुअर क्वालिटी का पानी बोलेंगे, जो हम किसी भी तरीके से डिजायरेबल लेवल लेवल में नहीं है, और किसी भी तरीके से हम सीधा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मार्जिनल थोड़ा रिचार्ज करके इम्प्रूव कर सकते हैं, पुअर है इसको रिसाइकल करना है, बहुत हैवी लेवल का ट्रीटमेंट करके कर सकते हैं। मतलब एक है बिना डरे पानी को इस्तेमाल करो, दूसरा है थोड़ा चल सकता है चला लो, गुड मतलब ठीक है, इसको हम थोड़ा संभाल के रखेंगे तो हमारे पास पानी अच्छा रहेगा। फिर थोड़ा बिगड़ता है लेकिन सुधार सकते हैं। मार्जिनल बिगड़ा है, थोड़ा इंटरवेंशन करके उसको मेंटेन करके करें। पुअर थोड़ा बहुत सारा हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ उसको हमें रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसको हम अच्छी क्वालिटी में ला सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी जो है उसको इंडेक्स के आधार पे ये 6 कैटेगरी में डाला गया है। आई थिंक दिस वाज द लास्ट स्लाइड। थैंक यू। कोई सवाल है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, लेट्स ओके, एंड द डे एंड सेशन। थैंक यू। थैंक यू। चलिए एंड करता मिलते हूँ। हैं।